अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहूंगा इस लेक्चर नंबर 42 में, जिसमें हम बात करेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन स्मार्ट पीरियड्स। ये एक पूरी सीरीज है जो इस लेक्चर नंबर 42 से शुरू हो रही है। इसमें मेरी ये कोशिश होगी कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी एग्जांपल आपको दे दूं ताकि जो एच ओ सी और एल ओ सी के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके जहनों में बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। इसके अलावा जो ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हो या लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हो, कंस्ट्रक्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव होता है और एक फॉर्मेटिव होता है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरी वीडियो में हम उस पर भी जरूर बात करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। ये मुकम्मल तौर पे एक नजरियाती यानी थ्योरेटिकल वीडियो है। जो इसके आगे जो वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस थ्योरेटिकल हैं और कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब वीडियो को देखेंगे ताकि आपके जहनों के अंदर जो एच ओ सी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सोमर है। आए अपनी वीडियो को का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सोमर है और मैं बहैसियत प्रोफेसर शाबती यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये एक सर्टिफिकेट है जो मुझे स्मार्ट बिजनेस अकेडमी की तरफ से दिया गया उनका ऑनलाइन कोर्स पूरा करने के बाद। जब हम बात करेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, तो उस हवाले से जो हमारे पास एक बहुत अच्छा पेपर है जिसका नाम है हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन द पीरियड सेम। जिनके जो राइटर हैं वो आप ये बड़े मशहूर हमारे पास प्रोफेसर, इन्होंने ये इन पेपर यानी इस पूरे रिसर्च पेपर को लिखा है। इस रिसर्च पेपर में जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के, इनको बिल्कुल यानी एक तफसीली तफसीली तौर पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। जो इस वक्त लेक्चर आप देख रहे हैं मेरा, मैंने भी ये सारे थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट इसी रिसर्च पेपर से लिए हैं। तो आए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रिसर्च पेपर किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम रिसर्च गेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे यही पेपर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो अब हम रिसर्च गेट की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे यही पेपर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रहा है। आप जस्ट देखिए, ये लिंक जो है रिसर्च गेट की मैं अब इस वीडियो के नीचे रख देता हूँ, जहाँ से आप इसको क्लिक करके यहाँ पे पहुंचकर आप रिसर्च गेट पे जाके इसको यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो अभी हम एक थोड़ा सा ग्राफिकली मैं आपको समझा दूं कि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे किस तरह है। देखिए, ये हम इसको, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव है। जब हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास चार किस्म के जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मिलते हैं जो अभी आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ये चीजें देखिए, ये जो हमारे हैं ये हमारे पास आइटम्स आते हैं जो x1 से लेके x9 तक हमारे पास आइटम्स हैं। यही आइटम आपको सारे में मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेटेंट वेरिएबल ये वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, किसी आइटम की मदद से हम इनको मेजर कर सकते हैं। यानी एलओसी यानी लोअर कंस्ट्रक्ट को अगर हमें मेजर करना है तो हम ये तीन आइटम जो इनकी वजह से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये तीनों हमारे पास जो लेटेंट वेरिएबल ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के हैं। और सॉरी, ये जो तीन हमारे पास है ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। और ये जो हमारे पास एक और लेटरल वेरिएबल ये है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का। तो अब इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे पास लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और ये हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। लेकिन थोड़ी सी इसमें मैं आपको समझा दूं कि थोड़ा सा हमें ये फर्क करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव। देखिए, जब आपका जो एरो है ये आपका लेटेंट वेरिएबल से अपने आइटम की तरफ जाता है तो हम इसको रिफ्लेक्टिव कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये लाइन इधर जा रही और ये देखिए ये लाइन इधर जा रही है। तो यानी ये जो दोनों कंस्ट्रक्ट है यानी लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर दोनों कंस्ट्रक्ट जो हमारे पास वो इस वक्त जो है ना वो रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्टिव है। फॉर्मेटिव अगर बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो
जो इंडिकेटर आ रहा है यानी एरो आ रहा है वो अपने लेटेंट वेरिएबल से अपने यानी अपने आइटम की तरफ आ रहा है। तो हम ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव है, लेकिन अब हम देखें कि ये जो एरो आ रहा है ये एरो हमारा अपने लेटेंट वेरिएबल से निकल के आपके जो हायर आउटपुट कंस्ट्रक्ट की तरफ आ रहा है, यानी ये भी एक एरो आ रहा है और यहाँ पे ये भी एक है, यानी ये तीनों मिलकर एक कंस्ट्रक्ट को फॉर्म यानी एक कंस्ट्रक्ट को बना रहे हैं। तो ये जो हमारा वो एक फॉर्मेटिव है और ये हमारा रिफ्लेक्टिव है। तो इस तरह आपको जब भी हम बात करते हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, तो ये हमारे पास लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और ये हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के यानी जो है वो एक ग्राफ है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखें, ये एक ग्राफिकल यानी एक स्मार्ट पेजेस का हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंटेंशन है वो हमारा एक लेटेंट वेरिएबल है। हम इस इंटेंशन को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन चीजें एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और पीबीसी, ये तीन चीजें मिलकर हमारे एक इंटेंशन को मेजर करें। और ये सारे जो हैं हमारे पास ये सारे इसके आइटम्स हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अब ये जो आइटम है हमारे पास ये सारे आइटम मिलके ये एक फॉर्मेटिव है, ये भी एक फॉर्मेटिव और ये पूरा एक फॉर्मेटिव है। अब हम इसकी बात करें कि ये हमारे पास लो ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है और ये हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। अब ये दोनों फॉर्मेटिव है, क्योंकि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो यहाँ से आ रही है ये अपने आइटम से अपनी कंस्ट्रक्ट तरफ जा रही है और फिर यहाँ से ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो इसका जो अलाइन जा रही है ये हमारे पास आ रही है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को ये फॉर्म कर, यानी ये तीनों एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म और पीवीसी तीनों मिलके हमारे जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है इसको ये बना रहे या इसको ये फॉर्म कर, इस वजह से हम इसको फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट कहेंगे। अब हम बात करें कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इज नोन एज हायरार्किकल कंपोनेंट मॉडल यानी इसका अलग नाम जो दूसरा नाम है आप इसको हायरार्किकल कंपोनेंट यानी HCM भी कह सकते हैं और आप इसको हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्चर टू मॉडल द कंस्ट्रक्ट ऑन द मोर एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन। जो अक्सर हम जो बात करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस की बात करते हैं या हम लेटेंट वेरिएबल की बात करते हैं जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ता है। तो रिफर्ड एज इट इज अ मोर कंक्रीट सब डायमेंशन, यानी जिसके मुख्तलिफ सब डायमेंशंस होते हैं जिसकी वजह से हम उस यानी एक कंस्ट्रक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन है उसको हम मेजर कर पाते हैं। तो इनके जो एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल देखें कि सर्टिफिकेशन है, जिस सर्टिफिकेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो एट टू लेवल सब्सट्रैक्शन है, यानी आप यानी सर्टिफिकेशन अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है। एक जो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन वो हमारे पास है ये फर्स्ट ऑर्डर या हम इसको लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कहते हैं, यानी जिससे सेटिस्फिकेशन विद प्राइस, सेटिस्फिकेशन विद क्वालिटी, सेटिस्फिकेशन विद पर्सोनल और सेटिस्फिकेशन विद सर्विस स्कीम, यानी इन सब का इम्पेक्ट हम देख रहे हैं हमारे ओवरऑल सेटिस्फिकेशन। यानी ओवरऑल सेटिस्फिकेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास ये चार डायमेंशंस हैं जो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हैं और इसके अलावा ये जो हमारा ओवरऑल सेटिस्फिकेशन ये हमारा एक हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हमारी जो डिफरेंस बिटवीन द हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह ये डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हेल्प टू रिड्यूस। अब इसका क्यों हम करें, यानी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को क्यों हम करें, काम क्यों बनाएं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट रिड्यूस नंबर ऑफ द पाथ मॉडल। यानी एक पाथ मॉडल क्या होता है, मैं आपको ये समझा, ये एक पाथ है हमारा, यानी जिसपे हम y1 का इम्पैक्ट देख रहे हैं y4 पे, ये सारे हमारे जो एरोस हैं हमारे पास 1 2 3 ये टोटल 9 एरोस हैं, यानी टोटल 9 पाथ हैं हमारे पास। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो पाथ हैं इन सबको। इसके अलावा तो देयर बाय अचीविंग द मॉडल पार्सिमोनी, अगर यानी रिलेशनशिप यानी कम हो जाएंगे तो मॉडल की पार्सिमोनी जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट इन द पाथ मॉडल, तो बेहतर है कि आप बहुत ज्यादा पाथ को यानी इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तरफ लेके जाते हैं, ये बहुत सारे आप इसको रिड्यूस करके
आप इसको मॉडल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वही बात करूंगा कि ये यहाँ पे आपको ये पाथ, यहाँ पे देखिए कितने पाथ हैं, इसी मॉडल में हमारे पास कितने मॉडल हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पाथ हमारे पास हैं। लेकिन जब हमने इनको रिड्यूस करना चाहा तो हमने यहाँ पे हायरार्किकल कंपोनेंट मॉडल यानी ए हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट लगा दी। ये है हमारे पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। अब हम क्या कर रहे थे कि पहले हम क्या कर रहे थे कि वाई पे यानी इस तरह इम्पैक्ट का, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, फिर इसका यहाँ पे तो बहुत सारे जिस तरह ये आप देखें एरोस हमारे पास आ रहे थे। तो हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट डाल के। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा ये है जिसकी वजह से हमारे जो पाथ है वो कम हो गए। तो इसका ये हमारे पास ये एक फायदा हो गया जिसकी वजह से अब हमें जो पाथ है यानी डेटा एनालाइज करना आसान हो गया, डेटा को इंटरप्रेट करना आसान हो गया कि नंबर हाइपोथेसिस हमारे पास थे वो कम हो गए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल था वो कॉम्प्लेक्स मॉडल था, वो एक काफी हद तक वो एक सिंपल मॉडल बन गया। रिसर्चर कैन समराइज द इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट एज अ हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। किसी भी एक कंस्ट्रक्ट को इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट को हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मेकिंग रिलेशनशिप फ्रॉम द देन लोअर ऑर्डर कंपोनेंट यानी लोअर ऑर्डर कंपोनेंट से लेके आप जो है वो एक टू डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट मॉडल। तो आप डिपेंडेंट मॉडल, डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आप एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट ले लेते हैं, जो आपको मदद करता है कि जो आपके पास जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के जो कंस्ट्रक्ट उनका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह आपके पाथ कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और भी मसला हल हो जाता है कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आल्सो हैव टू ओवरकम बैंक विथ फिडेलिटी डायलेमा। तो बैंक विथ फिडेलिटी डायलेमा का एक प्रॉब्लम, एक इशू क्रिएट हो जाता है जिसको भी इस तरीके से हम मदद कर सकें इस इशू को, यानी इस डायलेमा को से निकलने के लिए हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट भी हमें इस तरह मदद देता है। अब ये बैंक विथ फिडेलिटी क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा ये भी होता है कि अकॉर्डिंग टू व्हिच देयर इज अ ट्रेड ऑफ, यानी एक बराबरी हो जाती है आपकी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन या जिसको बैंडविड्थ कहते हैं और फिडेलिटी, यानी जो टेस्टिंग टू ऑप्टेन द मोर, अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यानी ये जो HOC है यानी एक ट्रेड ऑफ यानी एक बराबरी कर देता है आपके बैंडविड्थ में और उसकी फिडेलिटी दोनों में इसके एक जो है ना वो बैलेंस यानी क्रिएट कर देता है। तो ये इसका एक और फायदा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे अब बैंडविड्थ की हम बात कर देते हैं कि बैंडविड्थ क्या है। इज यूज इज सिनानी, जिसको हम सिनानी कॉम्प्लेक्स और इंडिविजुअलिटी, यानी हमारे बहुत जो मॉडल अगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, तो इसकी एक बैंडविड्थ बढ़ जाती है आपकी। तो यानी उस मॉडल को यानी एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है बैंडविड्थ इज नेरोनेस, यानी नेरो हो जाती है, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी कम हो जाती है, उसकी वेरिएबिलिटी यानी उससे मुख्तलिफ चीजें जो होती वो कम हो जाती हैं आपकी। तो दूसरी साइड पे अगर हम बात करें फिडेलिटी, जिसकी यानी जो सिनोनिम है हम माना जो है वो एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी है। तो यानी अगर यानी इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बैंडविड्थ कम होगी तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपके मॉडल की, और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिसिटी यानी जो यानी किसी एक चीज या दो चीज पे फोकस कर देता है तो ये चीज भी उसकी बढ़ जाती है। या अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा फिडेलिटी पे, अगर फिडेलिटी बढ़ाएंगे तो आपको यानी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपकी बैंडविड्थ पे। तो ये दो इश्यूज हमारे पास आते हैं। तो हायरार्की कंस्ट्रक्ट क्या करता है, इन दोनों के अंदर एक ट्रेड ऑफ पैदा कर देता है, जिससे ये जो हमारा मसला है वो मसला काफी हद तक यानी वो हल हो जाता है। मसला क्या है कि फिडेलिटी को बढ़ाने के लिए हम बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हम फिडेलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन HOC हायरार्की कंस्ट्रक्ट डालने के बाद हम इन दोनों के बीच में एक यानी दरमियाना रास्ता ले लेते हैं या कोई ट्रेड ऑफ कर लेते हैं। तो अपोजिट जो आपका फिडेलिटी का जो अपोजिट है वो इम्प्रिसाइजनेस है। ठीक है, अगर आप बैंडविड्थ बढ़ा देंगे तो आपका जो मॉडल होगा वो इम्प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा फाइनली हायरार्की कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द रिड्यूसिंग क्वालिटी। क्वालिटी एक बहुत बड़ा मसला होता है हमारे यानी मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के मॉडल में, क्योंकि हम एक ही वक्त में बहुत सारे आइटम्स
या बहुत सारे कंस्ट्रक्ट हम यूज कर देते हैं। कुछ कंस्ट्रक्ट जो इंडिपेंडेंट सिर्फ होते हैं और कुछ सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्ट जो है ना वो हमारे ड्यूअल किरदार अदा करते हैं, यानी एक ही वक्त में वो मेडिएटर के तौर पे काम करते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और इंडिपेंडेंट। तो उनमें ये अक्सर औकात क्वालिटी का इशू आ जाता है, और खास तौर पे क्वालिटी का जो मसला आता है वो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स में आ जाता है। तो इस यानी क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हम जो है ना हर ऑटो कंस्ट्रक्ट यानी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमें यानी क्वालिटी को कम करने में हमें मदद मिलती है। अब देखिए थोड़ी सी मैं बात कर लूँ रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव में, क्योंकि बार बार ये चीजें आ रही। तो रिफ्लेक्टिव क्या है? रिफ्लेक्टिव सिंपली ये है कि उसमें एक यूनिक डायमेंशनलिटी होती है, यानी किसी एक डायमेंशन को वो मेजर करते हैं। और ये होता है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर मेजरिंग द सेम थिंग, जो भी स्टेटमेंट्स है वो एक ही चीज को मेजर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक अच्छा कोरिलेशन हमारे पास मिल जाता है। अगर आपका यानी कंस्ट्रक्ट का कोरिलेशन यानी कोरिलेशन अच्छा निकले और कोरोना अल्फा अच्छा आ जाता है, यानी कोरोना अल्फा, क्योंकि वो रिलायबिलिटी चेक करता है कि क्या रिस्पोंडेंट जो है ना वो रिलायबल है, यानी कंसिस्टेंट है अपने जवाब देने में। तो इसको अगर रिलायबिलिटी ज्यादा आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्ट एक रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्ट, यानी जो स्टेटमेंट्स है वो यानी कंस्ट्रक्ट की रिफ्लेक्शन हमारे पास आती है। और अगर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होगा तो उसमें एक ही कंस्ट्रक्ट में हम मुख्तलिफ चीजें उससे पूछते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन हम पूछते हैं। और फॉर्मेटिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि हम एक ही कंस्ट्रक्ट में एक डायमेंशन पे बात करते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव में हम मल्टी डायमेंशन पे हम बात करते हैं। तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई कोरिलेशन हो भी। इस वजह से क्या होता है कि स्टेटमेंट दे आर मेकिंग द कंस्ट्रक्ट, यानी वो कुछ स्टेटमेंट मिलकर एक कंस्ट्रक्ट बना देती हैं। अगर इस पे आप ज्यादा यानी समझना चाहते हैं तो आप देखें ये मेरे दो लेक्चर्स हैं, फॉर्मेटिव लेटरल वेरिएबल और रिफ्लेक्टिव लेटरल वेरिएबल, जिनके मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे रख दिए। अगर आप मुनासिब समझे तो इनको अगर ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस पे जाके इनको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट की कि उसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में हाई क्रोनोफार पाया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि इनके अंदर क्रोनोफार का ज्यादा आता है, क्योंकि वो एक यूनिक डायमेंशन एक ही डायमेंशन को मेजर करते हैं। इस वजह से अगर यहाँ पे आप देखें कि ये एक हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक वाई की। अब इसमें हम बात करें कि भाई किसी होटल की, आई अप्रिशिएट दिस होटल, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो लॉजिकली आपने इसमें भी यस करना होगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन दिस होटल, ठीक है। अगर आप एक चीज पसंद है, जाहिर है आप उस पर रहना भी चाहते होंगे। एंड आई रिकमेंड दिस होटल टू द अदर, सो इस वजह से एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर यानी पैदा हो जाती है। तो इस वजह से ये देखिए ये तीनों ये जो हमारे पास इसके जो इंडिपेंडेंट आइटम है, आपकी आइटम है आप इस कंस्ट्रक्ट के, ये तीनों मिलकर एक ही डायमेंशन की बात करते हैं, एक होटल की। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मेटिव की तो फॉर्मेटिव में क्या होता है कि अगर हम एक ही रेस्टोरेंट की बात करते हैं, द सर्विस गुड, पर्सनल इज फ्रेंडली एंड रूम्स आर क्लीन, तो यानी ये मुख्तलिफ डायमेंशंस यानी हर एक आइटम मुख्तलिफ डायमेंशंस की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिव क्या करता है, देखें ये तीनों डायमेंशन, ये तीनों जो हमारे पास आइटम ये मिलके एक डायमेंशन को यानी फॉर्म या एक बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क था इन दोनों के दरमियान। अगर थोड़ी सी और ज्यादा बात करें कि VIF यानी वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर इंश्योर्स लो, यानी अगर वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। अगर वेरियंस स्टेटमेंट यानी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो यानी हम ये कहेंगे कि ये एक नई तौर पर एक रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है, ये एक फॉर्मेटिव नहीं। अगर कोरोना अल्फा कम होगा तो हम कहेंगे कि ये एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, ये एक रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी ये बात जरूरी थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके अलावा अब इसके फायदे क्या हैं, या कुछ फायदे तो मैंने पहले ही आपको बता दिए कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। सबसे पहला ये कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, तो इसमें हमारे पास जो कंसेप्चुलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाई नीड्स टू बी ग्राउंडेड देयर। जब भी हम यानी वेल डेवलप्ड मेजरमेंट थ्योरी, यानी जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्ट को एज अ HOC यानी हर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के तौर पर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरिटिकल या हमारे पास जो है वो रीजंस होनी चाहिए कि कॉन्सेप्टलाइजेशन, जिस तरह आप इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं,
उसको भी हमें समझना ज़्यादा अच्छा होगा। यानी हम ये कहें कि उसके लिए हमें एक अच्छी यानी थ्योरी चाहिए, ठीक है? थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा इनफैक्ट दिस कैन स्टेप कैन बी चैलेंजिंग। अभी जो स्टेप जो हमने बताई कि यानी इस वेल डेवलप्ड मेजरमेंट थ्योरी, तो ये एक काफी चैलेंजिंग जॉब है। यानी इस तरह, यानी इसको इस तरह से इतनी चैलेंजिंग जॉब है जिस तरह आप एक नया मेजरमेंट स्केल आप डेवलप करना चाह रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली खास तौर पे अगर हम बात करें इवन इम्प्लीमेंटिंग हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, तो रिसर्च हैव टू डिसाइड कि मेजरमेंट मॉडल क्या होगा, स्पेसिफिकेशन लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन द हायर ऑर्डर कंपोनेंट और इसके लोअर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर रिलेशनशिप क्या है। यानी एक मेजरमेंट मॉडल है और इसके अलावा जो इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या है। अब इसकी हम बात करेंगे कि हमारे पास दो ही किस्म के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिव और अभी एक फॉर्मेट, जिसकी अभी हम बात करके आए हुए हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम जाएंगे, तो अब हम स्पेसिफिकली व्हेन इंप्लीमेंटिंग हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो नाउ द मेजरमेंट मॉडल स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और द रिलेशनशिप बिटवीन द हायर एंड ऑर्डर लोअर ऑर्डर, ओके जी। तो ये मेरे ख्याल से रिपीटेशन हो गई। चलिए जी। इस तरह हम as a result the result proposed says the four type of the higher order construct, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यानी बिटवीन द हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट और लोअर ऑर्डर कंपोनेंट, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है हम इसमें चार किस्म के हमारे पास कंस्ट्रक्ट बन के आते हैं। सो इसकी मैंने पहले भी बात की थी कि रिफ्लेक्टिव टू रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव टू फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव टू रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव टू फॉर्मेटिव। तो अगर हम बात करेंगे कि इनके अंदर यानी हायर ऑर्डर एलओसी और एचओसी के अंदर जो आपके पास आपस में जो रिलेशनशिप है, उसकी नतीजे में हमारे पास यानी चार किस्म के जो हर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बन सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वही बात आ गई जो पहले भी हम कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टिव, 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 फॉर्मेटिव, यानी इस हवाले से हमारे पास ये चार जो है ना वो यानी टाइप हमारे पास आगे एलओसी और एचओसी के, ये चार मुमकिन तौर पे हमारे पास मॉडल बन सकते हैं। इसके अलावा evaluating the measurement quality of the HOC is highly challenging. So अगर हम measurement quality measure करना चाहते हैं higher order construct की काफी challenging job है। Some authors do not assess reliability and validity of the lower order components and higher order. So ये बहुत अहम स्टेप है कि जब भी आप यानी लोअर ऑर्डर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप हम यही करते हैं कि मेजरमेंट मॉडल यानी जाके हम इसकी चेक करते हैं कि क्या ये इसमें कोई रिलायबिलिटी का इशू तो नहीं है, या कोई इनके अंदर जो है वो रिलायबिलिटी। तो अभी हम आगे हैं कि एवोल्यूटिव मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ एचओसी इज चैलेंजिंग, यानी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की जो मेजरमेंट क्वालिटी को मेजर करना काफी मुश्किल काम है। तो सम ऑथर्स डू नॉट असेस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। तो यानी वो रिलायबिलिटी वैलिडिटी जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो यानी मैयर्स आते हैं, जैसे इसमें कोरोनबा अल्फा, एवीई, कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी, एच टी एम टी, ये सारी चीजें जो हमें जरूर मैयर करना चाहिए ताकि हमारी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आप हमारे एल ओ सी और एच ओ सी के हमें जरूर इस्टेब्लिश करना पड़ेंगे। इसके बाद ही हम आगे यानी स्ट्रक्चर मॉडल पे हम जा पाते हैं। की हम बात करेंगे जब हमारे पास मेजरमेंट मॉडल की इशू कोई भी नहीं होगा, यानी हमारे जो मेजरमेंट मॉडल पे हम जब बात करते हैं तो उसमें वहां पे कोई भी रेड यानी वैल्यू नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे ये जो यानी मेजरमेंट मॉडल जिसमें हमारे पास रिलायबिलिटी वैलिडिटी आ जाती ये बिल्कुल ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अदर्स दूसरे जो इनकरेक्टली इंटरप्रेट रिलेशनशिप ऑफ द हायर ऑर्डर कंपोनेंट एंड लोअर ऑर्डर कंपोनेंट, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको सही तरीके से वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इंस्टेड ऑफ असेसिंग द लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स एज द एलिमेंट्स ऑफ द हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, तो क्या करते थे कि भाई जो लोअर ऑर्डर के जो कंपोनेंट्स है उनको वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के जो मेजरमेंट मॉडल के वो एलिमेंट समझते हैं। हालांकि आपने जब लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के एलिमेंट्स को उनको मेजरमेंट मॉडल को मैयर करना है, जब आप उसके अंदर जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मिला देते हैं उसके बाद भी उसकी मेजरमेंट मॉडल को मैयर करना लाजमी है। Researchers frequently analyze the discriminant validity of the lower order and neglect the discriminant validity of the assignment of the higher order. आपने discriminant validity तो चेक कर ली, आपने
यानी एक लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की लेवल पे, लेकिन आपने अभी तक जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटिविटी चेक नहीं की। जब आप एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे एक कंस्ट्रक्ट ले लेते हैं, तो लाजम है कि यानी यानी एलओसी के बुनियाद पे भी और एचओसी के बुनियाद पे भी आपने जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी जरूर चेक करनी है, ताकि हमारे जो मेजरमेंट मॉडल में इसमें कोई इशू ना आए। तो अभी यहाँ पे हम पार्ट वन यानी अंडरस्टैंडिंग एचओसी ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को खत्म कर देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका पार्ट टू भी दस्तयाब है इस सीरीज का मेरे चैनल आरबीज बिजनेस सर्च अकेडमी में। तो अगर टाइम मिले तो आप उसको भी देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एचओसी और हाईओसी की दर एलओसी के में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो आखिर तक देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैसेज बहुत सारे तहकीकदान जो रिसर्चर्स हैं उन तक पहुंचे। आपका बहुत शुक्रिया।